नमस्कार। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र। सबसे पहले समझते हैं कि डाइजेशन क्या है या पाचन क्या है। तो जटिल भोज्य पदार्थों को सामान्य अवशोषण योग्य पदार्थों में बदलने को ही डाइजेशन कहते हैं। जटिल पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और उनको सिंपल शुगर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, ऐसे पदार्थ जिनको ब्लड एब्जॉर्व कर सके, उनको इस तरीके से चेंज करने को हम डाइजेशन या पाचन बोलते हैं। ठीक है, देखो डाइजेशन मुख्य रूप से दो जगह चलता है। एक तो ओरल कैविटी में, मुख में चलता है, एक एब्डोमिनल कैविटी में, उदर गुहा में चलता है। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे ओरल कैविटी, फिर हम पढ़ेंगे एब्डोमिनल कैविटी। मुख गुहा या ओरल कैविटी में, मुख गुहा को ही क्या बोलते हैं? ओरल कैविटी। मुख गुहा में 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक दांत, एक जीभ, ग्रसनी और लार ग्रंथियां। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं दांत। दांत में से जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछा हुआ है वो क्वेश्चन ये है कि मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है। देखो, ये हार्डेस्ट सिक्रेशन है। मनुष्य शरीर में सबसे हार्ड जो सिक्रेशन है वो इनेमल है। तो इनेमल कहाँ पाया जाता है? दांत के जो बाहर वाली जो परत है उसको इनेमल बोलते हैं। ये मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है या सबसे कठोर सिक्रेशन है। ठीक है, अब इस कठोर भाग के अंदर दांत की कोशिकाएं मिलती हैं। उन कोशिकाओं को हम ओडेंटोब्लास्ट कोशिका बोलते हैं या ओडेंटोब्लास्ट सेल बोलते हैं। हिंदी इंग्लिश नाम एक ही है, ओडेंटोब्लास्ट सेल बोलते हैं। ठीक है, मानव में दांत एक जैसे दांत नहीं होते हैं। मानव में 4 प्रकार के दांत होते हैं और ज्यादा प्रकार के दांत होने के कारण हम इसको हेटेरोडोंट बोलते हैं। हेटेरोडोंट, डोंट मीन्स दांत, हेटेरो मतलब कई प्रकार के। अगर एक प्रकार के दांत जिस प्राणी में या जीव में पाए जाएंगे उनको हम होमोडोंट बोलेंगे। होमो मीन्स सेम और डोंट मीन्स दांत। तो मानव में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं: इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। अब देखो, इंसीजर को आई लिख लो, कैनाइन को सी लिख लो, प्रीमोलर को पी लिख लो और मोलर को एम लिख लो। तो इंसीजर को हिंदी में कृतंक बोलते हैं, कैनाइन को रदनक बोलते हैं और प्रीमोलर और मोलर अग्रचवर्णक और चवर्णक। कैनाइन दांत उन जीवों में ज़्यादा विकसित होते हैं जो जीव मांसाहारी होते हैं, जिनका चीरने फाड़ने का काम होता है। उनमें कैनाइन दांत या रदनक ज़्यादा विकसित होते हैं। खरगोश जैसे शाकाहारी जीवों में रदनक दांत नहीं पाए जाते हैं। मानव में ये अविकसित होते हैं। मानव में कैनाइन दांत उपस्थित होते हैं, लेकिन शेर के, चीते, बाघ ऐसे मांसाहारी जीवों के इतने अभी कैनाइन दांत 4 प्रकार के दांतों की संख्या। तो इंसीजर 8 होते हैं, कैनाइन 4 होते हैं और प्रीमोलर 8 होते हैं और मोलर 12 होते हैं। कुल मिला के 32 दांत हो गए। यही दांत बच्चों में कैसे होते हैं इसको मैं दंत सूत्र के रूप में बता दूंगा। इसको मैं ऐसे इस तरीके से याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बच्चे में प्रीमोलर प्रकार के दांत नहीं होते। ये कई बार पूछा हुआ प्रश्न है कि किस प्रकार के दांत मानव बच्चे में उपस्थित नहीं होते हैं। तो दूध के दांतों में कौन से दांत उपस्थित नहीं होते हैं? अग्रचवर्णक दांत दूध के दांतों में उपस्थित नहीं होते हैं। बाकी दांत दूध के दांत भी होते हैं और जब बाद की उम्र में जो परमानेंट टीथ आते हैं उनमें भी दोनों तरह के दांत होते हैं। इंसाइजर की संख्या हमेशा बराबर रहती है, दूध के दांत बच्चा हो चाहे बड़ा हो। कैनाइन की संख्या भी बराबर रहती है और मोलर की संख्या में अंतर होता है। लास्ट पेयर ऑफ मोलर, जिसको हम बोलते हैं अकल डार्ड, वो बच्चे में नहीं होती है, इसलिए 8 होती है। अब देखो मानव का दंत सूत्र। अब मैं अगर इसी चीज को ऐसे कैसा नीचे लिख दूं, मानव दंत सूत्र हमेशा आधे जबड़े का होता है, हाफ जबड़े का होता है दंत सूत्र। ठीक है, इसीलिए 2 से गुणा करते हैं क्योंकि आधे का होता है। तो इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, तो 2 इंसीजर ऊपर 2 नीचे, 4 और 4 दूना 8, क्योंकि ये आधे जबड़े का है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 21-23। इसको याद रखने का तरीका है 21-23। 21-23/21-23। मानव दंत सूत्र क्या है? 21-23/21-23। दांत में 2-3 ही प्रश्न मुख्यतः पूछे जाते हैं कि कौन सा दांत बच्चों में नहीं पाया जाता है और मानव दंत सूत्र क्या है। दंत सूत्र कई बार पूछा गया है। और एक मानव शरीर का सबसे कठोर सिक्रेशन कौन सा है? इनेमल। इनेमल अग्रचवर्णक बच्चों में नहीं पाए जाते हैं और मानव दंत सूत्र 21-23/21-23 होता है। ठीक है, दांत से आगे बढ़ते हैं। एक भाग जो मानव के मुख गुहा में आता है, जो पीछे की तरफ जीभ से पीछे की भाग में है, वो है ग्रसनी।
अब देखो, अगर इस चित्र को आप समझने का प्रयास करोगे तो ये मुख है, ये नासिका है, ठीक है, ये जीभ है, और ये ईसोफेगस या ग्रास नाल बोल देता हूं इसको, और ये विंड पाइप है, ट्रैकिया। ये ट्रैकिया का मुंह होता है, इसको हम ग्लोटिस बोलते हैं, और ग्लोटिस के ऊपर ढक्कन को एपिग्लोटिस बोलते हैं, जो कि ट्रैकिया में भोजन के जाने को रोकता है। ट्रैकिया में भोजन नहीं जाए इसके लिए ग्लोटिस के ऊपर एक ढक्कन जैसी संरचना होती है जिसको एपिग्लोटिस बोलते हैं। इस ग्रास नाल के ऊपर ये जो कॉमन एरिया दिख रहा है इसको बोलते हैं ग्रसनी। ग्रसनी क्या है? वायु एवं आहार के लिए उभयनिष्ठ क्षेत्र, उभयनिष्ठ अंग। अब देखो, अगर किसी ने सांस ग्रहण की तो वो भी इधर से आएगी, और किसी ने भोजन ग्रहण किया तो वो इधर से आएगा। तो ये जो एरिया है वो वायु और भोजन दोनों के लिए कॉमन है। इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? ये जगह कहलाती है, ये जगह क्या कहलाती है? ग्रसनी। ठीक है, तो ग्रसनी क्या है? वायु और आहार के लिए उभयनिष्ठ अंग है। ये जो दो ओपनिंग जो दिख रही हैं वो कान से आने वाली, दोनों कानों के लिए ओपनिंग है। ठीक है, तो ये बैलेंस बना कर रखता है। ग्रसनी समझ आ रहा है? ग्रसनी में देखने वाली कोई भी चीज़ नहीं, बस इतना ही याद रखना है कि ग्रसनी वायु और भोजन दोनों के लिए उभयनिष्ठ अंग है। वायु और भोजन यहाँ आते हैं, और भोजन विंड पाइप में नहीं जाए या फेफड़ों में नहीं जाए, इसके लिए ग्लोटिस के ऊपर एपिग्लोटिस की संरचना होती है। अब इस मुख गुहा में एक इंपॉर्टेंट संरचना रह गई, वो है लार ग्रंथियां। मुंह में लार बनती हैं। लार बनने के लिए 3 प्रकार की ग्रंथियां मानव के मुख में पाई जाती हैं। ठीक है, समझते हैं कौन कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं। पहली ग्रंथि है पैरेटोइड ग्लैंड, पैरेटोइड ग्रंथि, फिर है सब मैंडिबुलर ग्रंथि, फिर है सब लिंगुअल ग्रंथि। अगर ये तीनों ग्रंथियों के नाम याद रह जाएं बहुत बढ़िया, नहीं तो काम चल जाता है जनरली इतने से ही कि लार ग्रंथि 3 प्रकार की होती हैं, इतना ही पूछा जाता है। लेकिन अगर कोई बायोलॉजी बैकग्राउंड का लड़का है और थोड़ा ज़्यादा याद रखना चाहता है तो ग्रंथि और उनसे संबंधित नलिका या डक्ट का नाम याद रख सकता है। तो पैरेटोइड कान के पास पाई जाती है, उससे संबंधित स्टेंसन डक्ट होती है। सब मैंडिबुलर नीचे जबड़े पे पाई जाती है, इससे संबंधित वाटसन डक्ट होती है। सब लिंगुअल जीभ के नीचे पाई जाती हैं, और इसमें से कई सारी छोटी छोटी नलिकाएं डक्ट्स निकलती हैं जिनको डक्ट ऑफ रिविनस बोलते हैं। देखो, लार ग्रंथ, ये तीनों ग्रंथियां मिलकर लार का स्त्रावित करती हैं, तीनों ग्रंथियां मिलकर लार का स्त्रावित करती हैं। अब लार में होता क्या है? लार में होता है अमाइलेज नाम का एक एंजाइम और लाइसोजाइम नाम का एक एंजाइम। अब देखो, अमाइलेज तो करता है स्टार्च का पाचन, स्टार्च का पाचन, और अमाइलेज करता है बैक्टीरिया को किलिंग, कि ये बैक्टीरिया को मार देता है। ठीक है, तो ये एंटीबैक्टीरियल है लाइसोजाइम। और अमाइलेज क्या करता है? स्टार्च का पाचन करता है। और कितना? 30% स्टार्च का पाचन मुख गुहा में ही हो जाता है। ये देखो, अमाइलेज 30% स्टार्च का या कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, और लाइसोजाइम एंटीबैक्टीरियल या प्रतिरक्षी नेचर का होता है, जो कि बैक्टीरियाज को मारने, भोजन के साथ अगर कोई बैक्टीरिया गया है तो उसे लार में उपस्थित लाइसोजाइम ही मार देगा। लार का पीएच क्या होता है? लार का पीएच 6.8 होता है, यानी हल्का अम्लीय, बिल्कुल न्यूट्रल के पास होता है, बहुत हल्का अम्लीय होता है। 7 को न्यूट्रल बोलते हैं, 1 से 7 अम्ल, 7 उदासीन और 7 से 14 क्षार। ये पीएच मान है। ठीक है, लार ग्रंथि समझ ली, ग्रसनी समझ ली, और दांत समझ लिए। एक चीज बचती है जीभ। जीभ के बारे में ऐसा कुछ क्वेश्चन बनता नहीं है। क्वेश्चन ये बनता है जीभ में कहाँ कौन सा स्वाद आता है, वो बिल्कुल 3rd क्लास क्वेश्चन है, किसी एग्जाम में पूछा नहीं जाना चाहिए, फिर भी पूछ लेते हैं। तो सिंपल याद रखना है कि जीभ में आगे की तरफ मीठा स्वाद आता है, पीछे की तरफ कड़वा आता है, साइड में खट्टा आता है। ये क्वेश्चन भी फुल वैलिड प्रूफ नहीं है साइंटिफिकली, लेकिन ये कई बार पूछ लेते हैं, तो याद रखो तो रखो, नहीं आजकल नहीं पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, अब मुख गुहा के बाद आता है उदर गुहा, कि हमारे उदर में क्या क्या अंग है जो, अब देखो उदर में
बाकी का सारा पाचन 30% स्टार्च के का पाचन मुख में हुआ, बाकी सारा पाचन का काम उदर गुहा में होगा। तो उदर गुहा में सबसे पहले ये समझना है कि उदर गुहा में उपस्थित क्या क्या है, अंग कौन कौन से हैं जो उदर गुहा के अंदर है। उदर गुहा मीन्स डायफ्राम के नीचे। तो सबसे पहले तो यहाँ आ गया डायफ्राम, ठीक है। ये आ गया लीवर, और ये बात ध्यान रखना है कि ये कौन सा भाग है, ये भाग है बायां और ये भाग है दायां। हमेशा बायोलॉजी पढ़ते टाइम सामने वाले की बॉडी को देखना है, क्योंकि ये डॉक्टरों के हिसाब से बायोलॉजी बनती है और डॉक्टर दूसरे की बॉडी को देखते हैं। इसलिए दायां बायां आपके हाथ के हिसाब से नो के, अगर आपके सामने आपका कोई दोस्त बैठा है तो उसकी बॉडी का दायां बायां किधर होगा उस हिसाब से होगा। लीवर के 2 भाग होते हैं, 2 लोब होती हैं, ठीक है। हम इसको क्या बोलते हैं, बाइलोब्ड, कि लीवर में 2 लोब होती हैं, राइट लोब लेफ्ट लोब। फिर इसके नीचे है पित्ताशय, ठीक है। अब देखो ये ग्रसनी है, ग्रसनी नहीं, ये ग्रासनाल है, और ग्रासनाल आगे कहाँ गिर रही है, अमाशय में। अमाशय एक जे आकार का थैला है जिसको आगे निकल के छोटी आंत में कन्वर्ट हो रहा है, और इसको हम बोलते हैं डेडुनम या ग्रहणी। अब ये जो पतला और लंबा भाग जो दिख रहा है आंत का, ये है छोटी आंत। ग्रहणी भी छोटी आंत का ही भाग है। ये है बड़ी आंत। यहाँ से भोजन अमाशय से चलता हुआ ग्रहणी, डेडुनम, इलियम, डेडुनम, जेजुनम, इलियम से होते हुए ये बड़ी आंत। बड़ी आंत के भी देखो 3 भाग होते हैं, इसको बोलते हैं सीकम। इसको क्या बोलते हैं, सीकम, ठीक है। ये कोलोन, इसको बोलते हैं रेक्टम। रेक्टम को ही बोल देते हैं मलाशय, और ये हो गया मलद्वार, ठीक है। अब देखो ये तो पूरा, ये तो हो गया आहार नाल का भाग, क्योंकि नली का जैसा है और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में भोजन यहाँ से यहाँ तक मूव करता है और बॉडी से बाहर एक्सट्रीट हो जाता है। लेकिन इसमें 2 इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, या जो एक तो लीवर हो गया, दूसरा हो गया अग्नाशय। और ये अग्नाशय कुछ एंजाइम बनाता है, लीवर कुछ बिलिरुबिन और बिलिरुबिन की तरह अपना रस छोड़ता है। ये दोनों आके गिरती हैं लीवर से, और अग्नाशय से आके ग्रहणी में गिरती हैं, और यहाँ से इनके द्वारा स्त्रावित एंजाइमों के द्वारा पाचन होता है। अगर इतना समझ आ रहा है तो हम एक एक अंग को आराम से पढ़ेंगे। अमाशय पढ़ेंगे, फिर छोटी आंत पढ़ेंगे, ठीक है, फिर बड़ी आंत पढ़ेंगे, और उससे पहले लीवर और अग्नाशय पढ़ेंगे, जो अपना रस, लीवर रस और अग्नाशय रस दोनों छोटी आंत के अंदर डालते हैं, ठीक है। अब देखो ओरिजिनल एक बॉडी में कैसा डायग्राम होता है वो भी हम समझ लेते हैं। बॉडी में ये इस तरीके से होते हैं। यहाँ आपको ये लीवर दिख रहा है, लीवर के नीचे ये पित्ताशय है, ठीक है, ये अमाशय है, ये अग्नाशय है, ये छोटी आंत है, यहाँ से ये बड़ी आंत है, ठीक। ह्यूमन बॉडी में इस तरह कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, बहुत कम जगह में अरेंज होते हैं। तो जब ग्रासनाल से मुख से भोजन, ग्रासनाल से भोजन आएगा अमाशय में, तो लार का पीएच था 6.8 पीएच था। अमाशय में आते ही 1 से 2 पीएच मिलेगा। उसका क्या कारण है वो भी हम समझेंगे। अमाशय का आकार कैसा होता है, अमाशय जे आकार का एक थैले जैसा स्ट्रक्चर होता है। अमाशय में पाई जाने वाली ग्रंथि जो हार्मोन और म्यूकस और 1 से 2 पीएच के लिए रेस्पॉन्सिबल एसिड का, अम्ल का स्त्राव करती हैं, उन ग्रंथियों को कहा जाता है गोबलेट ग्रंथि। इस गोबलेट ग्रंथि में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। म्यूकस नेक सेल या म्यूकस नेक कोशिका, ऑक्जेंटिक या पैराइटल कोशिका, पेप्टिक या चीप कोशिका। म्यूकस कोशिका क्या स्त्रावित करेंगी, म्यूकस इस भोजन के साथ मिक्स हो जाएगा। ऑक्जेंटिक या पैराइटल सेल्स ये स्त्रावित करेंगी HCl। HCl क्या करेगा, 6.8 पीएच को 1 से 2 पीएच, बहुत हाईली एसिडिक, इसको क्या बोलेंगे, अम्लीय, और काफ़ी ज़्यादा अम्लीय है, ठीक है। इस अम्लीय पीएच में कन्वर्ट करेगा। और चीप सेल यानी मुख्य सेल, ये मुख्य सेल क्या करेंगी, मुख्य एंजाइम का स्त्रावण करेंगी, जिसको बोलते हैं पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन असक्रिय रूप में स्त्रावित होता है। पेप्सिनोजन क्या है, असक्रिय रूप है।
इस पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए इस HCl अम्ल की आवश्यकता पड़ती है। जब पेप्सिनोजन HCl अम्ल के कांटेक्ट में आता है तो पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। और नाम से पता चल रहा है कि पेप मतलब प्रोटीन, पेप्टाइड, तो प्रोटीन के पाचन में पेप्सिन मददगार होता है। पेप्सिन प्रोटीन के पाचन में मददगार होता है। तो जो चीफ सेल जो एंजाइम स्त्रावित कर रही है पेप्सिनोजन, वो पेप्सिन में कन्वर्ट होता है और प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। ठीक है, दो स्पेशल पॉइंट याद रख लो जो सीधे कई बार ही पूछे जाते हैं कि बच्चों में दूध को पचाने की क्षमता ज़्यादा होती है, वयस्कों में दूध को पचाने की क्षमता कम होती है। उसके पीछे कौन सा एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है? तो उसके लिए रेनिन एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है, जो बच्चों में ही ज़्यादा स्त्रावित होता है। और रेनिन एंजाइम ही दूध के पाचन को मदद करता है, दूध का पाचन करता है। दूध में कैसीन प्रोटीन उपस्थित होता है। दूध में कौन सा प्रोटीन उपस्थित होता है? केसीन प्रोटीन। ठीक है, इस कैसीन प्रोटीन की पाचन के लिए रेनिन एंजाइम होता है। और चलो यहीं एक बात और याद कर लो कि दूध में कौन सी शुगर होती है? लैक्टोज शर्करा, लैक्टोज शुगर पर उपस्थित होती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दूध में कौन सा प्रोटीन उपस्थित होता है? तो दूध में कैसीन प्रोटीन उपस्थित होता है। और दूध में कौन सी शर्करा उपस्थित होती है? तो लैक्टोज शर्करा उपस्थित होती है। अमाशय में सिर्फ प्रोटीन का पाचन होता है, वसा का पाचन न मुख में होता है न अमाशय में होता है। वसा अभी तक ऐसी कैसी है जैसी ग्रहण की थी उसी अवस्था में। कार्बोहाइड्रेट का या स्टार्च का थोड़ा पाचन मुख में हुआ है, प्रोटीन का थोड़ा पाचन अमाशय में हुआ है, वसा का पाचन नहीं होता है अभी तक कहीं भी। अब दो वो ऑर्गन पढ़ लेते हैं जो अपना रस छोटी आंत में ले जाकर गिराते हैं, एक लीवर और एक अग्नाशय। ठीक है, इनके रस का जब छोटी आंत में जाता है तो छोटी आंत में क्या कार्य होता है जब समझ आएगा, जब हम ये समझेंगे लीवर और अग्नाशय अपना रस में क्या क्या उनके केमिकल कंपोजिशन क्या क्या है। तो सबसे पहले लीवर। लीवर मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है, लार्जेस्ट अंग है। इसका वजन होता है 1.2 किलो से 1.5 किलो, 1.25 किलो के आसपास वजन होता है इसका। इसमें दो लोब होते हैं, दो पटक होते हैं, दो भाग होते हैं। ठीक है, बाइलोब का मतलब आप सिंपल भाषा में दो भाग समझ सकते हो। ठीक है, लीवर की कोशिकाओं को हिपैटिक सेल कहा जाता है। कहीं भी हिपैटिक शब्द आए तो आप लीवर से रिलेट करने की कोशिश करना उसको। ठीक है, हिपैटिक कैंसर मतलब लीवर का कैंसर, हिपैटिक सेल मतलब लीवर की कोशिका। लीवर का काम क्या है? लीवर का काम है पित्त रस का निर्माण करना। ठीक है, लीवर का काम है पित्त रस का निर्माण करना। पित्त रस क्या होता है अभी मैं बताता हूँ, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि पित्त रस का भंडारण कहाँ होता है या संधारण कहाँ होता है? तो पित्त रस का भंडारण गाल ब्लैडर में होता है या पित्ताशय में होता है। इसको क्या बोलते हैं? पित्ताशय। ठीक है, लेकिन इसका निर्माण लीवर में होता है, पित्त का निर्माण लीवर में होता है। पित्त रस के अंदर बिलरुबिन और बिलवर्डिन, पित्त रस के अंदर बिलरुबिन और बिलवर्डिन, ये दो वर्णक पाए जाते हैं जो कि मानव की सोच के रंग के को भी यही निर्धारित करते हैं, बिलरुबिन और बिलवर्डिन। पित्त रस में वसा के अवशोषण में मदद करता है, ये वसा को पचाने में मदद नहीं करता, ये वसा के अवशोषण में मदद करता है। तो पित्त रस वसा के अवशोषण में मदद करता है। लीवर में कोई भी पाचक एंजाइम का स्त्रावण नहीं होता, ये पॉइंट लगा के याद कर लो। लीवर में किसी भी प्रकार के कोई भी पाचक एंजाइम का स्त्रावण नहीं होता है। लीवर सिर्फ वसा के अवशोषण में मदद करता है। लीवर एंजाइम किसी भी प्रकार के पाचन में मदद नहीं करता है। लीवर के अलावा दूसरा एक ऑर्गन जो मैंने साइड में पत्ती जैसा आकार का दिखाया था वो है अग्नाशय। अग्नाशय एक प्रकार की उभयनिष्ठ ग्रंथि है या एकमात्र मानव शरीर में उभयनिष्ठ ग्रंथि है जो बाह्य और अंतःस्रावी दोनों प्रकार की होती है। अंतःस्रावी वो होती हैं जो डायरेक्ट रक्त में डालती हैं। ठीक है, और ये बिना रक्त की जो रक्त में नहीं डालते अपने स्त्रावण, जो अपना सिक्रेशन को रक्त में डालती है उन्हें अंतःस्रावी रक्ति कहा जाता है। ये हार्मोन सिक्रेट करती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हार्मोन सिक्रेट करती हैं और बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ एंजाइम सिक्रेट करती हैं। ठीक है, तो अग्नाशय हार्मोन भी सिक्रेट करता है जैसे इंसुलिन, और एंजाइम ही सिक्रेट करता है जैसे प्रोटीन के ट्रिप्सिनोजन, कीमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज। अग्नाशय का स्त्रावण थोड़ा क्षारीय होता है। अमाशय में भोजन अम्ल के रूप में था, अग्नाशय में भोजन क्षार के रूप में। ठीक है, तो अग्नाशय में सभी प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं प्रोटीन के पाचक एंजाइम। प्रोटीन के पाचक एंजाइम
3 प्रकार के प्रोटीन के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं अग्नाशय में, ट्रिप्सिनोजन, कीमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज। ये तीनों एंजाइम भी पेप्सिनोजन की जगह की तरह ही अप्रभावी होते हैं, या जैसे हमने पेप्सिनोजन पढ़ा था, तो पेप्सिनोजन में क्या पढ़ा था, असक्रिय रूप में पेप्सिनोजन स्थित होता है, फिर पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। ऐसे ये तीनों एंजाइम ट्रिप्सिनोजन, कीमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज तीनों असक्रिय हैं, और ये क्षारीय पीएच पे सक्रिय में बदलते हैं, और सक्रिय होने पे तीनों प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करते हैं। तो प्रोटीन के पाचक 3 एंजाइम अग्नाशय रस में मिलते हैं। अग्नाशय रस में प्रोटीन पाचक, कार्बोहाइड्रेट पाचक और वसा पाचक तीनों प्रकार के एंजाइम मिलते हैं। प्रोटीन पाचक के बाद है कार्बोहाइड्रेट के पाचन एंजाइम। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन एंजाइम है अमाइलेज। प्रोटीन के 3 प्रकार के बताए, बाकी सबका एक एक प्रकार का है। वसा का पाचक एंजाइम है लाइपेज। न्यूक्लिक अम्ल या न्यूक्लिक एसिड का पाचक एंजाइम है न्यूक्लिएज, जिसके लास्ट में ASE जुड़ा हो, वो एंजाइम पाचक एंजाइम होते हैं, या वो एंजाइम के नाम को परिभाषित कर रहा है। जब इतने प्रकार के एंजाइम छोटी आंत में जाकर गिरते हैं, तो छोटी आंत अग्नाशय रस और छोटी आंत के रस के से मिलकर इन सभी एंजाइम को, देखो अग्नाशय का रस भी और लीवर का रस भी जाकर गिरेगा छोटी आंत में, ग्रहणी में, डेडुनम में, ठीक है। और छोटी आंत खुद भी एक रस का स्त्रावित करती है, जिसको हम छोटी आंत रस बोलते हैं। ये सब मिलकर एक कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस का निर्माण करते हैं, पूर्ण पाचन रस का निर्माण करते हैं। अब छोटी आंत की लंबाई बड़ी आंत से ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी इसको छोटी आंत कहते हैं, क्योंकि इसका व्यास छोटा होता है। व्यास छोटा होता है, लंबाई ज़्यादा होती है, ठीक है। छोटी आंत का पीएच मान, जैसे अमाशय का पीएच मान 1 से 2 के बीच था, छोटी आंत का पीएच मान 6.8 से 7.4 के बीच होता है। और इस पीएच मान के लिए ब्रूनर्स ग्रंथि, जो छोटी आंत रस का निर्माण करती है, वो ब्रूनर्स ग्रंथि इसके पीएच को 1.2 से बढ़ाकर 7.4 तक ले आती है। छोटी आंत में लीवर और अग्नाशय के पाचक एंजाइम छोटी आंत में पाचन कार्य करते हैं, ठीक है। छोटी आंत में उपस्थित ब्रश बॉर्डर सेल, ब्रश बॉर्डर कोशिका म्यूकस का स्त्रावण करती है, जो पाचन में मदद करता है। अमाशय में भी म्यूकस का स्त्रावण अमाशय की गोबलेट कोशिका, गोबलेट ग्रंथि की म्यूकस कोशिकाएं कर रही थी, और यहाँ ब्रश बॉर्डर कोशिकाएं म्यूकस का स्त्रावण करती हैं, जिन्हें आंत रस भी कहा जाता है, ठीक है। अब छोटी आंत मुख्य रूप से मुख्य पाचक और अवशोषण केंद्र है। तो देखो, पाचन तो किस किस का करेगी, अवशोषण किस किस का करेगी। जो भी हम अग्नाशय रस में पाचन पढ़ रहे थे, वो सब छोटी आंत में होते हैं, और आंत रस में भी अग्नाशय रस जैसे ही पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। तो कुल मिलाकर प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक अम्ल, इन सभी का ही पाचन छोटी आंत में होता है। और प्रोटीन का अवशोषण भी छोटी आंत में होता है, कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण भी छोटी आंत में होता है। वसा, जिसके अवशोषण के लिए पित्तरस मदद करता है, उस वसा का अवशोषण भी छोटी आंत में होता है, लेकिन वसा का अवशोषण सीधे रक्त में नहीं होता। प्रोटीन का अवशोषण या कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण सीधे रक्त में होता है, और मिनरल और विटामिन का भी सीधे रक्त में होता है। लेकिन वसा का अवशोषण रक्त में न होकर लैक्टेल्स में होता है। लैक्टेल्स में वसा का अवशोषण होता है, ये याद रखना है। लैक्टेल्स क्या है ये समझने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लेकिन वसा का अवशोषण पित्तरस की मदद से लैक्टेल्स में होता है, ठीक है। अब छोटी आंत के बाद आती है एक लास्ट और छोटा टॉपिक, बड़ी आंत। बड़ी आंत में कोई भी मेजर पाचन क्रिया नहीं होती है। मुख्य पाचन छोटी आंत तक ही कंप्लीट हो जाता है, मुख्य अवशोषण का कार्य भी छोटी आंत तक हो जाता है। कुछ दवाओं और जल का अवशोषण छोटी आंत में होता है। पाचन की तो लगभग कोई क्रिया बड़ी आंत में नहीं होती। कुछ दवा और जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है, ड्रग्स और जल का अवशोषण, कि अगर जल छोटी आंत से ज़्यादा जल बड़ी आंत तक पहुंच गया तो उसे वापस बॉडी एब्जॉर्व कर लेती है। लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई छोटी होती है, बड़ी आंत की लंबाई छोटी होती है, लेकिन व्यास बड़ी आंत का बड़ा होता है। मतलब मोटी होती है बड़ी आंत और छोटी आंत पतली होती है, ठीक है। यह तो हो गया उदर गुहा और कंप्लीट आहार नाल का भाग। अब
इसमें एक स्पेशल बात जो कई बार पूछ ली जाती है वो है पाचन तंत्र का रोग। वैसे तो कई रोग हैं, इंडाइजेशन, पाइल्स, डायरिया, कॉन्स्टिपेशंस, ये सब रोग पाचन तंत्र से जुड़े हैं, लेकिन इनके बारे में आप सब जनरली जानते हो, कोई पूछता भी नहीं है एग्जाम में। एग्जाम में पूछा जाता है पीलिया के बारे में। पीलिया में क्या होता है कि लीवर के जो वर्णक हैं बिलरुबिन और बिलवर्डिन वो जमा हो जाते हैं और नाखून पीले कलर के दिखते हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पीलिया किसका रोग है, मतलब किस अंग का रोग है। या तो पीलिया पहली बात तो लीवर की कमजोरी से होता है, दूसरी बात पाचन तंत्र से संबंधित रोग है। एक एग्जाम में पूछा था कि पीलिया किससे संबंधित है, 4 ऑप्शन थे, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त तंत्र और एक ऐसे ही शायद स्केलेटन सिस्टम का नाम था उसमें। तो पीलिया पाचन तंत्र का रोग है और लीवर वर्णक जब जमा हो जाते हैं, बिलरुबिन और बिलवर्डिन जब बॉडी में जमा होना शुरू हो जाते हैं तब पीलिया होता है। इसकी वजह से नाखून पीले हो जाते हैं क्योंकि बिलरुबिन और बिलवर्डिन येलो कलर को शो करते हैं। तो आज की क्लास तो इतनी ख़त्म होती है, ठीक है, थैंक्स, ओके।